दिल्ली के आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, कट्टर ईमानदार, स्वीट आतंकवादी मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री, वो उप मुख्यमंत्री हिंदुस्तान जिनके यहाँ पर जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ दनादन छापे पे छापे सीबीआई मार रही है, रेड पे रेड हो रही है, उप मुख्यमंत्री के घर पर और उनके साथ साथ टोटल 21 लोकेशन पर जो दिल्ली के पूर्व एक्साइज जो कमिश्नर रहे हैं उनके घर को मिलाकर के 21 जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। छापेमारी इसलिए चल रही है क्योंकि दिल्ली के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने जब पदभार ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को देखा, उसका मंथन किया, उन्होंने उसको पढ़ा तो पता चला कि यहाँ तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। ये एक्साइज पॉलिसी जिसको इन्होंने ला करके ये बोला था कि दिल्ली का कोष भरेंगे, दिल्ली का सरकारी कोष तो भरा नहीं, इससे तो लग रहा है किसी और का कोष भरा है, कहीं और ही फायदा हुआ है। तो उन्होंने सीबीआई की मांग की, इसमें डिमांड करी और सीबीआई इस मामले में आई, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, आज रेड पड़ रही है और हिंदुस्तान ऐसे उप मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। अब आपने बोला कि ये बोल रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर आज बिल्कुल न्यूयॉर्क टाइम्स यानी कि यूएस का एक न्यूज़पेपर, उसकी गाथा गा रहे हैं मुख्यमंत्री जी दिल्ली के अंदर बैठ के, भारतवर्ष के अंदर बैठ करके। दिल्ली की मीडिया इनको कम पड़ गई थी, हिंदुस्तान की मीडिया इनको कम पड़ गई थी, जहां पर ये हर जगह ऐड दे दे के सुबह से शाम तक केवल और केवल अपना चेहरा चमकाने का काम करते हैं, वो भी दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे लेकर के, कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में चले गए और बोलते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि देखिए आज बड़ा ही गलत हो गया, अजब हो गया, मैं आपको गुड न्यूज़ देने के लिए आया हूँ। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, जो मेरे साथी हैं, वो भारतवर्ष के मुख्य के दिल्ली राजधानी के शिक्षा मंत्री हैं, वो विश्व के सबसे जो शक्तिशाली राष्ट्र है उसका जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है उसके फ्रंट पेज पर छपे हैं, ठीक है। और उन्होंने बोलते हुए क्या बोला हिंदुस्तान कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, छपवाने के लिए। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पर मत जाइएगा, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसको सुनिएगा। छपवाने के लिए तो मैं ये पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी, सरकारी कोष से कितना ठो डॉलर आप ढीला किए हो उनको देने के लिए और ये झूठी रपट जो है ना उसको छपवाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके के एड्स आप देते हो और उसके बाद हर जगह दिखाई देते हो, तो छपवाने के लिए आप ही ने बोला है, मैंने तो बोला नहीं है। कितना दिए हो ये आप बता दीजिए। और न्यूयॉर्क टाइम्स इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए कब हो गया? आप भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आपको भारतवर्ष के नागरिकों का और दिल्ली के लोगों की बातों का फर्क पड़ना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स आपके बारे में क्या सोचती है, क्या लिखती है, क्या आपके बारे में बोलती है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको उनका वैलिडेशन क्यों चाहिए, पहली बात है। दूसरी जरूरी बात देखिए, ये बोल रहे हैं कि इतने बढ़िया शिक्षा मंत्री, हमारा जो शिक्षा मॉडल है उसका यूएस तारीफ कर रहा है। इनके शिक्षा मॉडल को पहले मैं ध्वस्त कर दूं, उसके बाद आबकारी नीति पर आती हूं। शिक्षा मॉडल की तारीफ की बात इन्होंने करी है। शिक्षा मंत्री जिनके यहाँ सीबीआई रेड मार रही है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है इसलिए रेड हो रही है, उनकी तारीफ की जाए। देखिए ये वो मॉडल है इनका शिक्षा का जिसको ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। आज भी दिल्ली के अंदर 21,000 सरकारी अध्यापकों के पद रिक्त हैं जितेंद्र, यानी बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। और 745 ऐसे स्कूल हैं जहां पर हेडमास्टर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। 416 ऐसे स्कूल हैं जहां पर वाइस प्रिंसिपल नहीं है। ये दिल्ली में शिक्षा का मॉडल है। इन्होंने बोला था कि 500 हम नए स्कूल खुलवाएंगे और 20 डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे। इनमें से कुछ नहीं खुला हिंदुस्तान, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। खुला उल्टा 31 स्कूल बंद हो गए और 1 डिग्री कॉलेज बंद हो गया है। ये इनके शिक्षा मॉडल की सच्चाई है, ये इनका सच है। और उसके अलावा मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, और इनफैक्ट आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको सारा भारत देखता है, बहुत व्यूवरशिप है आपकी, हिंदुस्तान इनसे मेरा चैलेंज है और मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से, अगर वो शाम तक बाहर रह गए तो वो भी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि आप में से केवल 50 लोग, आपके यहाँ से 50 लोग, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके पार्षद और आपके सीनियर ऑफिस बेरर, टोटल 50 मिलाकर के वो लिस्ट जारी कर दीजिए जिनके बच्चे इन वर्ल्ड क्लास दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं मान जाऊंगी इनको। वो तो आज भी दावे कर रहे थे कि लोग नाम कटा के सरकारी स्कूल में कर रहे हैं, प्राइवेट। हाँ बिल्कुल, ये भी सुना मैंने, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि इतने खुश हैं कि बड़े बड़े स्कूलों से नाम कटवा रहे हैं और हमारे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। दिखा दीजिए हमको, दिखा दीजिए कि मॉडर्न स्कूल जो चल रहे हैं, जो डीपीएस हैं, इन तमाम स्कूलों में से कितने बच्चे आपके यहाँ नाम कटा करके आए हैं।
ये तो बयानवीर है, ये तो विज्ञापन वीर है, ये तो जब देखो तब आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वीर हैं ये। कब दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं, जब इनकी मर्जी आती है एक कैमरा और एक माइक अपने आगे लगा करके ये बोलना शुरू कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कर दीजिए ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी, और बता दीजिए कितने बड़े बड़े स्कूल से बच्चे आपके यहाँ आ गए और कितने आपके बड़े बड़े नेताओं के बच्चे 50 लोगों के इन स्कूलों में पढ़ते हैं। जो आप बोलोगे वो मैं कर दूंगी। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हो रही है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई तस्वीर है, उसमें से लोग कह रहे हैं कि ये सरकारी स्कूल थोड़ी ना है, तो सेंट मैरी स्कूल है मयूर विहार का, उसको दिखाया जा रहा है, ऐसी भी फोटो ट्वीट की जा रही है। बिल्कुल करेक्ट हो सकता है ये, मैंने वो ट्वीट्स अभी तक देखे नहीं हैं, लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं। झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, अपना झूठा महिमा मंडन करने के लिए, देश को गलत लाइट में दिखाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने ट्वीट की बात करी है तो मैं मनीष सिसोदिया जी की थोड़ी पूजा पत्री कर देती हूँ। इन्होंने आज ट्वीट किया एक, है ना, उस ट्वीट के 2 हिस्से, हिंदुस्तान मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके आप देख भी लीजिएगा। एक तरफ ऊपर लिखते हैं कि मैं सीबीआई का स्वागत करता हूँ, बिल्कुल आइए आइए, आपके लिए आपका स्वागत है। उसी ट्वीट में नीचे लिखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जो इस देश के अंदर बच्चों के भविष्य को संवार रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, उप मुख्यमंत्री तो आज अभी मुझे नहीं लगता सुन रहे होंगे, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ इनको कि मिस्टर मनीष सिसोदिया, ये सब लिखने से पहले, ट्विटर पे अपने बयान देने से पहले, अपने आका, अपने मुख्यमंत्री, अपने परम मित्र जिनकी वजह से आप इस प्रॉब्लम में फंस गए, उनसे ये तो पूछ लेते कि सर जी लाइन कौन सी लेनी है, सर जी स्टैंड कौन सा लेना है। क्या ये वाला स्टैंड लेना है कि हम सीबीआई को वेलकम कर रहे हैं, कि ये वाला स्टैंड लेना है कि एक बड़े ईमानदार, कट्टर ईमानदार आदमी जो बच्चों का भविष्य संवार रहा है उसको परेशान कर रहे हैं। एक तरफ स्वागत करते हो, दूसरी तरफ परेशान होने की बात बोलते हो। मतलब दोगलापन इनका हर जगह झलकता है, जहां आप देख लीजिए, जिस चीज में आप देख लीजिए। और दुख की बात यह है कि 7 साल हो गए, 7 साल हो गए हैं दिल्ली के अंदर विकास के नाम पर इन्होंने सिर्फ विनाश किया है। और अब एक्साइज पॉलिसी की बात की जाए, जिसके कारण ये छापा हुआ है। दिल्ली के अंदर एक पुरानी एक्साइज पॉलिसी हुआ करती थी जितेंद्र, जिसके बारे में हम सब लोग जानते थे, जिसके अंदर जो प्रावधान था, जो सरकारी प्रावधान था, वो था 60-40। 60% जो ठेके थे वो सरकारी जो ठेकेदार होते हैं शराब के, उनको जाते थे, और 40 प्राइवेट को जाते थे। अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम जो इनके एक्साइज मिनिस्टर भी रहे, इनको लगा कि अब ये जो सरकारी वाले हैं ये तो हमको पैसा देंगे नहीं, ये तो हमको चंदे के नाम पे घूस रिश्वत देंगे नहीं। जैसे राहुल गांधी चीन से घूस रिश्वत ले लिया करते थे राजीव गांधी फाउंडेशन में, वैसे ये अंदर से लेते हैं, कुछ समय में ये भी ले लेंगे चीन से। ये भी उस राह पे हैं, इनका भी आता है वैसे पैसा बाहर से, हम सब जानते हैं। खैर, कमिंग बैक टू एक्साइज पॉलिसी, अब इन्होंने क्या किया, बोला कि हम ये सारी की सारी जो पॉलिसी है इसको स्क्रैप ऑफ कर देंगे, क्योंकि जो सरकारी ठेके हैं वहाँ पर बहुत घोटाले होते हैं, चोरियाँ होती हैं। ये जो सरकारी ठेके वाले हैं ये बड़े खतरनाक हैं जी, हमने छापे मार के देखे हैं जी। और जो नई आबकारी नीति लेकर के आए उसमें बोला 100% प्राइवेटाइजेशन, सब प्राइवेट हो जाएंगे सारे के सारे ठेके। और उसके बाद दिल्ली के अंदर 850 ठेके खोलने की जगह चिन्हित कर दी। मतलब आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो ठेका, मंदिर में जाओगे वहां पे ठेका, बच्चों के स्कूल के सामने ठेका। मतलब इस दिल्ली को पूरे का पूरा नशा युक्त कर दिया, झूम बराबर झूम दिल्ली बनाने की तैयारी कर दी, उड़ता दिल्ली बनाने की तैयारी कर दी। इन्होंने बोला था कि जो उड़ता पंजाब है उसको मैं ठीक करूंगा, वहां तो ये कुछ कर नहीं पाए, दिल्ली को उड़ता दिल्ली बनाने की इन्होंने तैयारी कर दी। मतलब छोटे छोटे से मासूम बच्चे, उनको लिकर के लिए ल्योर करने की कोशिश है ताकि वो घर से चोरी चकारी करें, पैसे ले जाएं और दारू पी करके अपना और अपने परिवार का भविष्य बर्बाद करें। महिलाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ व्याभिचार होने शुरू कर दिए, हो गए। ये तमाम एक्साइज पॉलिसी लेके आए, 850 हर वार्ड के अंदर इन्होंने ठेके खोलने की तैयारी करी। उसके बाद सुनिए आप, उसके बाद इनकी कहानी यह है कि इन्होंने जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार होते हैं ना शराब के, जिनको ठेके नहीं मिलने चाहिए, जिनको मतलब शराब के ठेके के आसपास दिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो सारे ब्लैक लिस्टेड इनके दोस्त हैं, इनके क्लोज लोग हैं। इन्होंने पूरी पॉलिसी के अंदर नियम कानून बदल करके चुपके से उनसे चढ़ावा लेकर के उन ब्लैक लिस्टेड शराब माफियाओं को ठेके दिए। किससे पूछ के दिए? क्या सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए इस पर? उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो रिटेल सेक्टर में नहीं आ सकते, ये पॉलिसी है। इन्होंने उस पॉलिसी को, उस नियम को भी ट्वीक कर दिया, और जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनसे भी चढ़ावा चंदा लेकर के इन्होंने उनको भी रिटेल में लेकर के ये आगे। आप सोचिए, इतनी सारी चीजें आप क्यों कर रहे हो? दिल्ली की आम जनता को फायदा देने के लिए तो नहीं कर रहे हो। तो कौन है ये लोग जिनको आप फायदा दे रहे हो? कहाँ गया वो चढ़ावा? क्योंकि सरकारी कोष में तो आया नहीं, और सरकारी कोष का इस आबकारी नीति से इन्होंने कितना नुकसान किया ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। हिंदुस्तान, इन्होंने 144-145 करोड़ रुपया कोविड काल के समय पर
जो सरकारी कोष में आना चाहिए था वो इन शराब माफियाओं को, जो शराब के व्यापारी हैं, उनको लौटा दिया जो सरकारी कोष में आना चाहिए था। इसके अलावा 30 करोड़ रुपए का एक अर्नेस्ट मनी जो फोरफिट हो जाना चाहिए था नियमों के आधार पर, वो भी शराब माफिया जो इनके दोस्त हैं उनको वापस कर दिया। इनसे ये पूछो कि अगर वो अगर इनके दोस्त कहते हैं कि हमें तो पैसा वापस नहीं मिला, वो शराब के ठेकेदार कहते हैं हमें नहीं मिला, तो फिर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से ये बात क्या सीबीआई को नहीं पूछनी चाहिए? क्या आम जनता को नहीं पूछनी चाहिए कि 145 प्लस 30 करोड़ रुपया कहाँ गया, कहाँ चला गया? और आज जब पूछताछ हो रही है तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा रो रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को बीच में लेकर के आ रहे हैं। अरे हमारे देश की बात है भैया, ये विदेश का बुखार आपको बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, इसको उतारिए। ये विश्व गुरु भारत है, हम बहुत बहुत बहुत, हमारा आज परचम भारत का विश्व में फैल रखा है। ये मत लेके आइए इन सबको यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि 130 करोड़ लोगों को एक करना चाहते हैं, भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। मिस कॉल की भी अपील की है उन्होंने, इससे पहले कहा था कि मैंने इस तरीके का शुरुआत करी थी। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हो रही है ये मेरे स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल का डर है, इसीलिए पहले स्वास्थ्य मॉडल वाले मंत्री को पकड़ लिया, अब शिक्षा मॉडल वाले, ताकि हिमाचल गुजरात हमारा डर लग रहा है मोदी जी। देखिए बड़ा अच्छा याद दिलाया जितेंद्र आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनके स्वास्थ्य मंत्री की याद कर ली जाए, जो आजकल आमिर खान की पिक्चर आई थी ना गजनी, वो गजनी बन के घूम रहे हैं ईडी के गिरफ्त में, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला केस हो गए। कह रहे हैं जी मुझे कुछ याद ही नहीं है, कोविड काल में मैं बीमार हुआ था, मेरी याददाश्त चली गई। 2-2 घंटा लिखने के लिए लेते हैं ईडी के सामने अपना बयान, है ना। और दूसरे मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म मेमोरी केस यही हो गया अरविंद केजरीवाल, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि इनके आगे पीछे क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं है, सीबीआई को कैसे पता है। अब स्वास्थ्य मंत्री जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचारिता में लिप्त है, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और मैं ये भी बता दूं हिंदुस्तान, ये आज का केस नहीं है, ये ना बोलें ये बिल फाड़ दें कहीं मोदी जी के नाम पे कि जी मोदी जी ने कराया। 2012-13 का केस है ये, तब एनडीए नहीं थी, तब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब से इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर ये एलिगेशन है, शेल कंपनीज का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, बहुत बड़ा मामला है। और वो स्वास्थ्य मंत्री जो अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर पा रहा है, जिनके ऊपर बाय द वे इस वक्त न्यायालय के अंदर एक अर्जी विचाराधीन है, इनफैक्ट उसके ऊपर अब फैसला सुरक्षित किया गया आने वाला है। उसमें यह बोला गया है कि जो इंसान, जो नेता इस लायक ही नहीं है कि उसको कुछ याद है, उसकी याददाश्त चली गई है, वो कुछ टाइम में अपना नाम भी भूल सकता है, अरविंद केजरीवाल को भी भूल सकता है, उसको मंत्री तो छोड़िए, क्या विधायक रहने का भी कोई हक है? क्या भरोसा? ऐसा स्वास्थ्य मंत्री, आप बीमार होके जाएंगे, पोलियो की दवाई चाहिए होगी, टिटनेस का इंजेक्शन लगा देगा आपको, खतरनाक है। तो ये बोला जा रहा है कि इनको मंत्री पद से हटाओ, हटा नहीं रहे हैं। कोई डर है क्या मिस्टर केजरीवाल कि पोल पट्टी आपकी भी ये खोल दे? और दूसरा, इनके स्वास्थ्य मॉडल की भी मैं पोल पट्टी खोल दूं। इन्होंने बोला था दिल्ली के अंदर 7 अस्पताल खोलेंगे, 7 अस्पताल, एक हॉस्पिटल आज तक नहीं खुला है, एक हॉस्पिटल आज तक नहीं खुला है। मोहल्ला क्लिनिक 2015 में बोला था जितेंद्र, 1000 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर खुलेंगे। दूसरा चैलेंज स्वीकार कीजिए, आपको समर्पित है ममता पेन्युली काले का, और वो ये कि अगर आज आप दिल्ली के अंदर 100 ऐसी मोहल्ला क्लिनिक दिखा दें जो रनिंग कंडीशन में है, तो आप जो बोलेंगे ना केजरीवाल साहब, वो मैं कर जाऊंगी। ये हालत है इनकी, ये इनका स्वास्थ्य मॉडल है, ये इनका शिक्षा मॉडल है। और हाँ, अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि आदत है इनको हर चीज़ पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, पीसी कर रहे थे, बोल रहे थे मैं केंद्र की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं जी कि आओ जी, गरीबों को इस देश के अंदर स्वस्थ और सुखी रहने का हक है, उनको हमें फ्री में स्वास्थ्य की सेवाएं देनी चाहिए, निःशुल्क उनका इलाज कराना चाहिए। तो मैं ये कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ आके जुड़िए ना, आप गरीबों के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? कितना झूठ बोलोगे मिस्टर अरविंद केजरीवाल, कितना झूठ बोलोगे आप, कितना झूठ बोलोगे आप? केंद्र की सरकार की, आदरणीय मोदी जी की एक ऐसी लैंडमार्क जो एक स्कीम है, आयुष्मान भारत योजना, जिसके माध्यम से आज भारतवर्ष के अंदर करोड़ों जो गरीब हैं उनको निःशुल्क स्वास्थ्य की सेवाएं लेने का मौका मिल रहा है। 5 लाख रुपए का फ्री का बीमा, वो आज तक आयुष्मान भारत योजना दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने इंप्लीमेंट नहीं करी है। मतलब आपको चिंता है, आपको चिंता है तो 5 लाख आपने गरीबों का बीमा क्यों रोका हुआ है? आयुष्मान भारत योजना जो निःशुल्क हेल्प करती है लोगों की और उनको हेल्थ फैसिलिटीज देती है, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो चल रही है, उसको आपने कैसे रोक दिया? इतना झूठ बोलेंगे, और ये क्या सोचते हैं कि इनके झूठ को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता है?
मगर सवाल तो यही चल रहा है मैम, ये जो एकता दिवस मनाई गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ऐसे आशंका लगाई गई कि ये 2024 की तैयारी चल रही है और एक और चेहरा प्रधानमंत्री की रेस में अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं और इसी चीज़ का मोदी को डर लग रहा है और एक एक करके जो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं उनको मोदी जी गिरा रहे हैं। ये पता है कौन सी बात है, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी, जिनको मैं युग पुरुष बुलाती हूँ, और युग पुरुष इसलिए नहीं बुलाती हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है, हमने देखा है कि किस तरीके से इस देश को वो विकास की रफ्तार में लेकर के जा रहे हैं, किस तरीके से आज इंटरनेशनल फोरम में भारतवर्ष का सम्मान होता है। कोविड काल के समय पर जितेंद्र, जब जो विकसित राष्ट्र हैं, जिस नेशन की आज ये गुणगान कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, वो पीछे रह गया था, वो अपने लोगों को नहीं बचा पाए, उनका डेथ रेट हमसे कई गुना ज़्यादा था। उस समय देश में मोदी जी ने लॉकडाउन लगा करके अपने पूरे परिवार को बचाया था, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन करवाया था ताकि कोई भूखा ना सो सके। कहीं पर हुई है इतनी बड़ी भोजन वितरण की योजना पूरे विश्व के अंदर? पूछे ना केजरीवाल जी से। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, मैम मैं टोक रहा हूँ, केजरीवाल ने ये बोला था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में मुझे नहीं लगता कि इससे पहले भारत के लिए कोई पॉजिटिव खबर छपी होगी। हाँ, मैंने एक खबर तो ज़रूर सुनी थी कि कोविड समय में बहुत लोग मरे थे, ये उन्होंने जिक्र किया। देखिए ऐसा है ना, ये लेफ्ट लिबरल कबाल और ये जो टूल किट गैंग वाले लोग हैं, ये उन्हीं में से एक हैं, और ये बोलने में मुझे कोई कोताही नहीं है। तो दुख इस बात का मुझे होता है कि जब इनको मौका मिलता है, ये मोदी जी के विरोध के नाम पर इस देश के विरोध में उतर आते हैं। कितने शर्म की बात है। अरे जाइए आप ऐसे करिए, WHO का डेटा उठा करके देख लीजिए, WHO का डेटा उठा करके देख लीजिए, अगर आपको भारतवर्ष के डेटा पर भरोसा नहीं है, और वो भी बाय द वे केंद्र का डेटा नहीं होता है। केंद्र को जो डेटा गया था कोविड काल में, जो डेथ का होता है या जो क्या कहते हैं रिकवरी का होता है, वो हर राज्य भेजती है केंद्र को, और उसके बाद वो केंद्र उसको अपडेट करके जारी करती है। एनीवेज इनको समझ में नहीं आएगा, समझ IRS ऑफिसर होने से क्या होता है, कुछ चाहिए सोचने समझने के लिए ना। जिनका सिर्फ भ्रष्टाचार पे ध्यान है, वो टेक्निकल चीज़ें नहीं समझेंगे, करेक्ट चीज़ें नहीं समझेंगे।